गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड क्लाइमेटोलॉजी का सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। इंसोलेशन, सूर्यातप। सूर्यातप क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, सूर्यातप का वितरण और कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इंसोलेशन को, सूर्यातप को प्रभावित करते हैं, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। हमारा जो सन है, सन एक गैसियस पिंड है जिसकी सरफेस पर, जिसकी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। वहाँ से जो हीट निकलती है वो शॉर्ट वेव के रूप में निकलती है जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। वही जो सोलर रेडिएशन है, वो जो सौर विकिरण है, वो जो पृथ्वी को प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सूर्यातप, इंसोलेशन। सन यहाँ से शॉर्ट वेव के रूप में ऊष्मा आ रही है, शॉर्ट वेव्स के रूप में। इसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन। रेडिएशन, सौर विकिरण, ठीक। और ये जो ऊष्मा या हीट है शॉर्ट वेव के रूप में जो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, हमारी अर्थ को, पृथ्वी को जो प्राप्त हो रही है, रिसीव कर रहा है, वायुमंडल और पृथ्वी जो प्राप्त हो रही है उसे बोलेंगे इंसोलेशन। हमारी पृथ्वी और वायुमंडल को जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है उसे बोलेंगे इंसोलेशन। मेन सोर्स बताया था कि हमारी पृथ्वी के ऊर्जा का या एनर्जी का मुख्य सोर्स क्या है, सन है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो सन से जो हीट आती है, सन और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग, मतलब अ पार्ट ऑफ 2 मिलियन ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो बहुत थोड़ी मात्रा ही हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है, लेकिन वह इतनी सफिशियंट होती है कि हमारी भौतिक और जैविक लाइफ को सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होती है। तो इसके बाद जो है कौन कौन इसके डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी पृथ्वी का जो आकार है उस आकार के कारण जो है, हमारी पृथ्वी के आकार के कारण ही जो सन से सोलर रेडिएशन आती है या जो सूर्यातप हमें मिलता है वो जो है सभी जगह पर सामान्य नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, बल्कि कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल, इक्वेटर पर सबसे अधिक इंसोलेशन प्राप्त होता है इक्वेटर पर, और पोलर एरियाज पे सबसे कम प्राप्त होता है। तो इसके बाद जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे इंसोलेशन या सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द सन ऑफ द अर्थ। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर्स है द इंक्लाइनेशन ऑफ द इंसोलेशन ऑफ द अर्थ ऑफ द सन्स रेज। सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ से जो सन रेज आ रही है वह कुछ वर्टिकल पड़ रही है, कुछ जो है इंक्लाइन तिरछी पड़ रही है। तो इसमें भी 2 प्रभाव, एक एरिया, कितनी ज़्यादा एरिया पे पड़ रही है, और दूसरा जो है एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी है, वायुमंडल की ऊंचाई और क्षेत्रफल पर निर्भर होगा। जैसे इक्वेटर पर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ रही हैं, वर्टिकल पड़ने की वजह से इसे कम एरिया कवर करना पड़ रहा है। कम एरिया जब कवर करेंगे तो उसके पास जो है हीट ज़्यादा होगी और यहाँ पर सेव होगी और ज़्यादा इफेक्टिव, कम एरिया में ज़्यादा हीट प्राप्त होगी तो ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा टेम्परेचर होगा।
इसकी तुलना में जब हम पोलर एरियाज में देखते हैं या ध्रुवीय क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा एरिया को कवर करना पड़ा, क्योंकि वो सूरज की किरणें जो है तिरछी हो गई हैं, इंक्लाइनेशन हो गया है। इस वजह से क्या हो, ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कम प्रभावशाली होगी, कम यहाँ पर जो है हीट प्राप्त होगी। तो ये हो गया एरिया। दूसरा है थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की मोटाई। वायुमंडल जितना ज़्यादा मोटा होगा वहाँ पर एनर्जी उतना ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो जो रिसीव होगी वो एनर्जी कम होगी। और जो जितना पतला एटमॉस्फेयर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी कम एनर्जी कंज्यूम होगी और रिसीव ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल इक्वेटर पर देखोगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ की जो इसकी मोटाई है और पोलर एरियाज पे जो मोटाई है, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो अंतर होने की वजह से यहाँ पर जो हीट ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसके पास शेविंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रभावशाली होगी, इसके पास शेविंग कम होगी कम प्रभावशाली होगी। तो ये फैक्टर हो गए कि एरिया एंड थिकनेस। दूसरा नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है अफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल की उस टाइम पर जो कंडीशन है, जो अवस्था है, उस पर निर्भर करेगा। जैसे एटमॉस्फेयर में क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सारे जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा इंसोलेशन प्रभावित होता है। तो जैसे मतलब एब्जॉर्ब करने के माध्यम से, रिफ्लेक्ट और स्कैटरिंग के माध्यम से जो हमारा वायुमंडल है, ये इसमें जो क्लाउड है या वाटर वेपर है, जो सन सोलर रेडिएशन आ रहा है उसे कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ स्कैटरिंग कर लेती है, कुछ वापस कर देता है वायुमंडल। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है इंसोलेशन पर। अब इसके बाद द लेंथ ऑफ डे, दिन की अवधि। अगर दिन बड़ा होगा जैसे समर सीजन में, तो स्वाभाविक है सोलर रेडिएशन ज़्यादा पृथ्वी को प्राप्त होगा तो ज़्यादा गर्मी होगी। जब विंटर सीजन होगा तो सोलर रेडिएशन कम प्राप्त होगा और कम गर्मी होगी, अर्थात ठंड होगी। तो ये जो है दिन की अवधि, कितने टाइम तक सन हीट मिल रही है पृथ्वी को। फिर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, इंसोलेशन पर पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी एलिप्टिकल फॉर्म में रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है सूरज का, तो एक बार जो है पृथ्वी सबसे पास होती है और एक बार जो है सबसे दूर। जब सबसे पास होती है तो उस स्थिति बोलते हैं पेरिहेलियन, और यह स्थिति होती है 3 जनवरी को, ठीक है। और जब सबसे दूर होती है तो उसे बोलते हैं अपहेलियन, अपशौर। ये होगी 4 जुलाई को, ठीक है। 3 जनवरी 4 जुलाई की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में एक बार जो है इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा करीब होगी, क्लोज होगी किसके, सन के पृथ्वी, और एक बार सबसे दूर होगी। तो इस कंडीशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो नार्दर्न हेमिस्फीयर, ये पोजीशन नार्दर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जब सबसे पास होती है, जनवरी का महीना होता है, तो जनवरी के महीने में नार्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। वैसी दशा में हमें गर्मी चाहिए तो पृथ्वी हमारे पास में होती है, हमारे लिए लाभदायक हुआ। और जब जुलाई का महीना होता है तो उस कंडीशन में जुलाई में गर्मी होती है, तो हमें ठंड की ज़रूरत होती है। कैसे हमें ठंडी मिले, जैसे गर्मी कम हो सके, तो उस कंडीशन पृथ्वी हमसे दूर होती है। तो दोनों ही कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए अच्छी मानी जाती है कंपैरेटिवली सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट हो जाएगा और दोनों कंडीशन उनके लिए कम अच्छी मानी जाती है कंपैरेटिवली। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से उसमें हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस चलता है, ठीक, किस तरह से वो गर्म हो रहा है, किस तरह से ठंडा हो रहा है। तो उसको वो जो प्रोसेस है, कुछ फैक्टर हैं जिस वजह से ये प्रोसेस हैं जिसकी वजह से वो हीटिंग और कूलिंग होता है, जैसे रेडिएशन, कंडक्शन,
कन्वेक्शन, एडवेक्शन, विकिरण, संचालन, संवहन, अभियान। रेडिएशन क्या है कि अगर कोई वस्तु अगर गर्म है तो उसके माध्यम से जो हीट निकल रही है, हीट गर्म होने की वजह से वो हीट जो है जनरेट होगी और वो जो है शॉर्ट वेव के रूप में निकलेगी। निकलने के बाद अगर किसी को गर्म करती है तो वो रेडिएशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर सन बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, इसके माध्यम से हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और हमारी पृथ्वी जो गर्म हो रही है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस से गर्म, एटमॉस्फेयर का गर्म होना या ठंडा होना। ठीक, और दिन के समय में हमारा एटमॉस्फेयर इस प्रोसेस से गर्म हो जाएगा और रात के समय में जल्दी से ठंडा होगा, या पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ठंडी होगी। और कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है कि एक वस्तु ज़्यादा गर्म होती है, दूसरी ठंडी होती है, तो दोनों जब तक एक दूसरे से उसमें ट्रांसफ़र हीट होना शुरू हो जाएगी, जो गर्म वस्तु है और ठंडी की तरफ, तब तक वो ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कि एक मेरे हाथ में एक राड की छड़ है, इसका एक पोर्शन ज़्यादा गर्म है और एक पोर्शन ठंडा है, तो इसके बीच की एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस, इस पर 5 है, तब तक ट्रांसफ़र हो जाएगी जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता है कंडक्शन में। तो इसी तरह से जो सरफेस की एयर है वो गर्म होकर जो वायुमंडल की ठंडी एयर है उसको गर्म करने का प्रयास करती है, किसके माध्यम से? कंडक्शन। और कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन वायु जो है, एयर गर्म होती है, गर्म होकर कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर जाती है और आसपास के एयर को गर्म करने का प्रयास करती है। उसके बाद एडवेक्शन, एडवेक्शन में क्या होता है कि एक गर्म वायु राशि, दूसरी ठंडी वायु राशि, दोनों एक दूसरे के बीच में संपर्क में आते हैं, इसके माध्यम से भी एटमॉस्फेयर गर्म और ठंडा होता रहता है। तो ये प्रोसेस हो गया कि किस प्रोसेस से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म और ठंडा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या है? धवलता हिंदी में बोलते हैं इसे। जो हीट को, अगर हमारा जो सरफेस है, हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कहीं पर ग्लेशियर है, कहीं पर आप ओशन देखोगे हैं, कहीं पर लैंड सरफेस है, कहीं पर फैंड है, तो कहीं पर वेजिटेशन है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के कारण जो हीट आती है, मतलब यहाँ से जो सन से जो हीट आई, इस हीट को मान लो सरफेस पे पड़ी, वो अपने सरफेस के नेचर की वजह से, जो उसका स्वभाव है, नेचर की वजह से जो हीट को एब्जॉर्ब किए बिना रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस कर दे रहा है। अगर कोई हीट को एब्जॉर्ब किए बिना रिफ्लेक्ट कर दिया तो उसे हम बोलते हैं एल्बिडो। एग्जाम्पल थोड़ा से इस तरह समझो। मान लो यहाँ से 100 यूनिट हीट आई थी, यूनिट आई हीट। अब कुछ ऐसे सरफेस थे जहाँ पर सिर्फ 10 यूनिट को उसने एब्जॉर्ब किया, अब बाकी 90 यूनिट को वापस कर दिया। जो ये 90 यूनिट वापस हुआ, इसको कहते हैं एल्बिडो। हर जो सरफेस का जो नेचर है उसके ऊपर ये एल्बिडो निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है फ्रेश आइस का, ठीक है, स्वच्छ जो बर्फ़ होती है सबसे ज़्यादा उसका होता है, और सबसे कम होता है ब्रिक ईंट का या ब्लैक सॉइल का। ठीक, तो ये एल्बिडो वाला कंसेप्ट है। थैंक यू। फिर हम लोग कल अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।